हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि लाइट की एक फिनोमेना रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया था। उसमें इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट केसेस के बारे में, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो लाइट का एक फेनोमेनन हमने सीखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो दूसरा फेनोमेनन होता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हमें डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कैसा बिहेवियर शो कर रही है। ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब क्यों होती है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। यानी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, रफ आइडिया अगर हम लें तो वैसे अगर आप समझें कि रेयरर और डेंसर से, कि एक मीडियम ज्यादा डेंसिटी वाला है तो डेंसर हो गया और एक कम डेंसिटी वाला है तो रेयरर हो गया। ठीक, तो दो अलग अलग मीडियम हो जाती है, कोई रेयरर होता है, कोई डेंसर होता है। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट किसमें होती है, वैक्यूम में। यानी हम नॉर्मली कह लेते हैं कि एयर और वैक्यूम में स्पीड लगभग सेम ही है, जो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो एयर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अलग अलग मीडियम में वो क्या होगा, वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम अगर ज्यादा डेंसर है तो उसमें स्पीड और कम हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही आप समझिए कि आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप खाली रोड पे दौड़ रहे हैं, फ्रीली दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन उसी रोड पे पानी भरा हो तो क्या आपकी स्पीड जो खाली रोड पे मैक्सिमम पहुंची थी उतनी तक पहुंच सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप फ्री नहीं है, आपके सामने पहले एयर था, एयर में आप चल रहे थे, मतलब आपके पैरों के ऊपर पूरा क्या था, एयर था। तो बॉडी आपकी एयर में चल रही थी, एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करते हुए। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो स्पीड घटा। इट मीन्स कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगा, लाइट का कम होगा, रेयरर में ज्यादा होगा। तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम में एंटर कर रही है। इसी प्रोसेस को ऐसे कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट यानी व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। और क्यों होता है, बहुत सारी चीजें, एक नया टर्म यहाँ आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से भी, यानी जो रेयर डेंसर का कॉन्सेप्ट है वहां से हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट while propagating from one medium to another medium is known as refraction of light। यानी जो प्रोसेस है लाइट के बेंड होने का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं। ठीक, यहाँ हमारे पास देखिए, हमने ये जो बाउंड्री है इसको हम कह रहे हैं इंटरफेस। ये हमारा हो गया, दो अलग अलग केस हम ले रहे हैं, केस 1 और केस 2 में हम अलग अलग देखेंगे। ये बाउंड्री है हमारा इंटरफेस, दो मीडियम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री को क्या कहा गया, इंटरफेस कहा गया। यहां आ जाइए पहले वाले में, ये रे हमारा हो गया इंसिडेंट रे। इंटरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। यहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस इंटरफेस के, इंटरफेस पर क्या करते हैं, नॉर्मल देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को एंगल को हम क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए जब रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे तो लाइट यहीं से इंटरफेस होने के बाद क्या होता है, कोई प्लेन होता था, वहां से टकरा करके वापस निकल जाती थी। यहां पे क्या हो रहा है, लाइट अब टकरा के वापस नहीं जा रही है, दूसरे मीडियम में एंटर कर सकती है। ये जो दूसरा मीडियम हम ले रहे हैं वो ऐसा होगा जिसमें लाइट प्रोपगेट कर सकती हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका मीडियम 1 था, इधर हमने कहा मीडियम 1, इधर मीडियम 2। अब इसको हमने मान लिया रेयरर और इसको डेंसर। जो दोनों मीडियम ले रहे हैं उनका कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो क्या है, दूसरा वाला मीडियम हमारा क्या है, ज्यादा डेंसर है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। तो ये रेयर हो गया, डेंसर हो गया। अब लाइट को देखिए, अगर मीडियम सेम होता, स्पीड सेम होती तो क्या होता, सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब लाइट
डेंसर मीडियम में जा रही है स्पीड कम हो जाती है, इसलिए उतनी फ्रीली वो नहीं जा सकती। वो क्या होगा, डेविएट होगा, बेंड हो जाएगा अपने पाथ से और आ जाएगा नॉर्मल की तरफ। इसको कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल होता है आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां देखिए मीडियम 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं डेंसर और ये रेयरर, सेकेंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम। लाइट रे डेंसर से इस बार रेयरर में जाएगी। ये आपका वही इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट को यहां सीधे जाना चाहिए, लाइट को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, ये इधर की तरफ निकल गया, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिचुएशन देखिए, यहां पे जब रेयरर से डेंसर की तरफ गया तो नॉर्मल के पास आया, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है। इंटरफेस पे यहां देखें, यहां से डेविएट हो गया और यहां से भी डेविएट हो गया, लेकिन इसमें नॉर्मल के पास आया और इसमें नॉर्मल से दूर गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरा मीडियम पहले के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे रेयरर है और यहाँ पे डेंसर है, मतलब यहाँ स्पीड ज्यादा होगी यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले में क्या होगा, स्पीड कम होगा। तो ये होता है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट while propagating from one medium to another medium is known as refraction of light। और इसमें क्या हो रहा है कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब लाइट, कंक्लूजन क्या मिला कि when light enters from rarer medium to denser medium it will deflect towards the normal, but in case of this सेकेंड केस में when light enters from denser to rarer medium it will bend away from the normal। ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर बेंड हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन मिला। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहां भी आपको मिलेंगे दो लॉज रिफ्रैक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ। अब आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, बेंड हो जा रहा, सॉरी बाउंस बैक हो रहा था, इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। वहां रिफ्लेक्शन के केस में लाइट दूसरे मीडियम में कभी नहीं जा रही थी, जिस मीडियम से आती थी वापस उसी मीडियम में जाती थी। यहाँ लाइट उसी मीडियम में वापस नहीं जा रही है, बेंड होकर के दूसरे मीडियम में भी जा रही है। जो दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हमने बात की वो ये है, पहला लॉ रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, दोनों लगभग एक जैसी सिमिलरिटी उनमें। देखिए यहाँ पे क्या है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कर रहे हैं कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ बिल्कुल अलग हो जाता है। सेकेंड लॉ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो होता है। क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं कि ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको नाम क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ये बताता है, यहां से हमें क्या मिला, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ये बताता है कि कोई भी लाइट रेज उसमें कितनी आसानी से जा सकती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो ये कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नया टर्म हमें मिला, उसको हम डिस्कस करते हैं इसके बाद से। यहां तक करें। अगला हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन के लॉ के दूसरे लॉ से हमें ये मिला था कि जो रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कह रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया आपको,
जो मिलता है वो क्या बताता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उसमें लाइट कितनी आसानी से जा सकती है। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन ये कहता है कि जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या बताता है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट रिफ्रैक्शन के बाद से जिस मीडियम में एंटर करती है उस मीडियम का हम क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एयर में हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि यहां देखिए जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इट मींस ये क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर से डेंसर गया। यहां अगर मान लीजिए पहला मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वाटर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, तो यहां जो निकल कर के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका, मीडियम 2 का। हमेशा ध्यान देंगे कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हो क्या है, सेकंड मीडियम की बात कर रहे हैं। पहला मीडियम उस केस में हमेशा और हमेशा एयर होगा और दूसरा मीडियम जो भी होगा उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो सेकंड मीडियम है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब अगर यहां पे एयर की बजाय वाटर कर दे और यहां ग्लास कर दे, यानी कि जो दो मीडियम है वो दोनों मीडियम में एयर कहीं ना हो, उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है कि जब दो मीडियम अलग अलग हों और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, उनका जो रेशियो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लीजिए अब यहाँ एयर की जगह पे हमने कुछ ले लिया, तो कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और दूसरा डेंसर मीडियम लिए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, μ2, यानी दो अलग अलग मीडियम और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, μ1 एंड μ2। अब लाइट मीडियम 1 से रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम 2 में जा रही है, नॉर्मल की तरफ आ रही है, क्योंकि डेंसर हमने कंसीडर किया हुआ है। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल करके आएगा वो किसका निकल करके आएगा, मीडियम 2 का निकल करके आएगा। और मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकल के आएगा। ठीक, तो यहां पे हम निकाल क्या रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, μ21। इट मींस ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहां निकालिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, या तो क्या निकल के आया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आया। ठीक, अब देखिए ये μ2, यहां ये μ2 जो लिखे ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और ये है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, μ2 आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। उसी तरीके से μ1 क्या है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये फर्स्ट का निकल के आया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहां हमें म्यू इक्वल टू क्या था, c/v था। तो यहां μ2 जब निकालेंगे और μ1 तो क्या हो जाएगा, μ2 की वैल्यू c/v2 और μ1 की वैल्यू c/v1। अगर यहां वेलोसिटी कितनी है, v2 है यहां वेलोसिटी, और यहां कितनी है, v1 है। मींस मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2। तो हम यहां लिख सकते हैं, और μ2 की वैल्यू अगर हम देखें, μ21 लिख रहे हैं ना, μ21 इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू कितनी होगी, c/v2 डिवाइडेड बाय c/v1, μ1 की वैल्यू। अब c से c कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या मिलेगा आपको, μ21 इक्वल्स टू v1 बाई v2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, μ2 बाई μ1 के बराबर। ये रिलेशन मिलता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में। तो क्या मिला, इनवर्स रिलेशन मिल रहा है, v1 बाई v2 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, और यही एक्चुअल स्नेल्स लॉ होता है। ऐसे लिख सकते हैं, और v1 μ1 इक्वल्स टू v2 μ2, ये है, ये रिलेशन मिल सकता है। म्यू के लिए हमने कहा था एक फॉर्मूला, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, वो क्या था, ऑल्सो म्यू इक्वल्स μ21 इक्वल्स, हमेशा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, तो μ21 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए आई और आर दे रखा है, तो यहां लिख सकते हैं μ21 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v1 by v2, and that will be equals to μ2 by μ1। ठीक, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, किसके बीच में है, वेलोसिटी के बीच में है, एंगल के बीच में है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में भी रिलेशन है। तो एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने क्या क्या निकाला कि μ21 जो होगा हमेशा क्या बताएगा, refractive index of second medium with respect to first medium, and that will be equals to the ratio of sin I upon sin r, and that will be equals to the ratio of the speed of light in medium 1 with respect to medium 2। तो v1 by v2 आ गया आपका, ये आपका बता रहा है स्नेल्स लॉ। जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था sin I upon sin r, वो क्या था, स्नेल्स लॉ था, sin I upon sin r इक्वल्स टू क्या था, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यहां आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है आपका, स्नेल्स लॉ है। तो ये आपका हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देखिए यहां पे हमने निकाल लिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां एक सिचुएशन बनता है, पहले तो हम ये निकालेंगे कि μ21 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या मिला आपको, कांस्टेंट, या वैसे से यहां पे छोड़ दीजिए, ये हमने निकाला था। तो यहां हमने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां देखिए, अगर हम यहां एक प्लेन मिरर लगा दें, प्लेन मिरर क्या लगाएं, बिल्कुल नॉर्मल लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे के, तो रिफ्रैक्टेड रे के जब हम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये रे यहाँ एक और यहाँ से क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो लाइट रे जिस मीडियम से या जिस पाथ से आई है उसी पाथ को क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा। क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगा यहाँ पे। तो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, तो नॉर्मल में क्या होता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेगा। तो इसमें कुछ रिलेशन भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम वो निकाल रहे हैं। देखिए हमने क्या निकाला, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले तो हम इस केस में किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, with respect to medium 1, ये निकल के आया था μ21 निकल के, और ये किस क्या हो गया, μ2 बाई μ1, इक्वेशन 1 हमने इसको दे दिया। अब क्या निकाल रहे हैं कि हम ये कंसीडर कर लें कि ये बिल्कुल उल्टा है, इसका रिवर्स कर दीजिए आप। तो जब यहाँ मिरर हमने लगाया तो लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ इंटरफेस पे आई, और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये पाथ पकड़ लिया, यानी कि हम ये निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि लाइट अब रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी, मीडियम 1 में जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी उसी का हम निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे μ12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2। ये हुआ इक्वेशन 2। अब यहां देखें 1 और 2 को कंपेयर कराइए, यहाँ μ2 बाई μ1 है और यहाँ μ1 बाई μ2 है। यानी अगर हम दूसरे इक्वेशन को वापस पहला इक्वेशन बनाना चाहते हैं इसके राइट साइड को, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल अगर दूसरे इक्वेशन का लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप इसको क्या करें, कंपेयर करा दीजिए। कंपेयर कराने पे आपको क्या मिलेगा, वी गेट ऑन कंपेयरिंग क्या मिल रहा है आपको, μ21 इक्वल्स टू μ12 का रेसिप्रोकल। ये आपको याद रखना है कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसका रेसिप्रोकल मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो यही निकालना हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये क्वेश्चन जैसे आपका आ जाता है वहां ग्लास स्लैब वाले रिफ्रैक्शन के केस में, तो वहां ये कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके।